आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता राकेश बेदी से। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने, तो चलिए सुने ये बातचीत। सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, फिल्मी आकाश में बहुत से सितारे होते हैं, जिस तरह आसमान में होते हैं वो हमें बहुत आकर्षक लगते हैं और मन चाहता है कि हम उन्हें देखते रहें। पर फिल्मी दुनिया में कुछ सितारे ऐसे हैं जो आते हैं एकदम चमक के साथ और अपनी चमक बिखेर के कहाँ लुप्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। पर कुछ सितारे ऐसे हैं फिल्मी आकाश में जो देर तक अपनी चमक को बनाए रखते हैं, बरकरार रखते हैं। तो ऐसे ही एक सितारे आज श्रोताओं आपसे रूबरू हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज के मेहमान अभिनेता राकेश बेदी। राकेश बेदी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार निमी जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पर आज आने का मौका दिया और आपके जो श्रोता हैं उनसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बात हम आगे बढ़ाएं, एक गुस्ताखी में करना चाहते हैं वो ये जी, आप मेरी शान में गुस्ताखी ना करें, बाकी जो मर्जी करें। वो ये है कि जैसे चश्मे बदूर के राकेश बेदी थे वो हूबहू आज मेरे सामने बैठे, कोई भी फर्क नहीं है, वही चमक, वही ताजगी और माशाल्लाह क्या कहा जाए कि वो जो आपकी पर्सनालिटी है वैसी की वैसी है। इसका राज कुछ खास नहीं है। एक तो ये है कि मैं बाय नेचर खुश रहता हूँ और मैं क्योंकि कॉमेडी करता हूँ तो हर चीज़ में कॉमेडी तलाशता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं खुद भी हंसूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और मैंने एक और चीज़ जो नोट की है कि ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आए उसको वो उस समय बड़ी लगती है लेकिन कल छोटी हो जाती है और परसों और छोटी हो जाती है और तरसों शायद लुप्त भी हो जाती है, यू नो। तो इसलिए किसी भी तकलीफ़ को इतना बड़ा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। एक बड़ी खूबसूरत लाइन है इंग्लिश की कि इवन दिस विल पास। तो कोई भी तकलीफ हो वो निकल ही जाएगी, यू नो, और ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये आदमी उस तकलीफ से बंध जाए, उसी के बारे में सोचता रहे, उसमें खो जाए, फिर तो उसका कोई आंसर ही नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ना खुश रहने के और उदास रहने के और सड़ने के, कुड़ने के अंदर ही अंदर जो बहाने हज़ार हैं और खुश रहने का सिर्फ एक ही है कि मुझे खुश रहना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और वैसी कोई फिटनेस फंडा कि ये खाना, ये नहीं खाना, घूमना और ऐसा तो कुछ नहीं है ना? आपको क्या मेरी बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि मैं खाने का इतना बड़ा पाबंद हूँ? खाने का मुझे बहुत शौक है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं किसी को कहूँ तो शायद आप भी बिलीव ना करें और सुनने वाले बिलीव ना करें कि मैं पिछले 30 साल से मेरा जो एक्सरसाइज या व्यायाम करने का जो एवरेज है वो 4 to 5 टाइम्स अ वीक है। मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, या मैं वॉक करता हूँ, या मैं स्विम करता हूँ, या मैं जिम जाता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वक्त निकाल पाते हैं आप इतने बिजी शेड्यूल में? मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जी वक्त अगर आप चाहें तो हर चीज़ के लिए वक्त है, ना चाहें तो आप खाना खाने के लिए भी वक्त आपके पास कई दफ़ा नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। वैसे भी आपके नाम को याद करते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट और खुशी भी देखने वालों की, सुनने वालों के मन में छा जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपकी पसंद का गाना भी साथ साथ होता जाए तो और अच्छी बात है। मुगल आजम मेरी एक बड़ी पसंदीदा फिल्म है, तो उसमें एक जो गाना है पहला कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, ये मैं खुद भी कह सकता हूँ कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपकी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। घड़ी भर को
मोहब्बत में जीवा, बड़ी मोहब्बत में उम्मीदों की दरिया मुस्कुराई है। हम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, हमें दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर से अश्क पीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना चुपके जीवा, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर, हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, बड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अच्छा, ये हमने जो बातें की ये आपकी पर्सनालिटी को लेके और आपके जज्बे को लेकर बात हुई। अब हम कुछ फ्लैशबैक में जाते हैं कि आप किस तरह से अभिनय की इस दुनिया में आए। पहले से कुछ तैयारी थी, मन में कोई ख्वाब था या किसी खास चीज़ ने आपको प्रेरित किया? ऐसा जी देखिए कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, और मैं क्रिकेट खेलता भी था, अपनी टीम के लिए खेलता था, स्कूल टीम के लिए खेलता था। फिर जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले की टीम थी, उसका कैप्टन भी था मैं। लेकिन वो बस शुरुआत हुई और फिर वो छूट गया। फिर मैंने कोशिश की कि मैं फ़ुटबॉल खेलूं, तो फुटबॉल के फील्ड में ऐसा लगा कि लोग कंफ्यूज रहते थे कि फुटबॉल है या मैं फुटबॉल हूँ। तो इसलिए मैंने वो भी छोड़ दी। मैंने कहा इससे पहले लोग मुझे किक करें तो मैं खुद ही किक आउट हो जाऊं, तो मैंने फुटबॉल भी छोड़ दिया। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो आदमी, जैसे बच्चा बड़ा होता है, चौथी में कुछ और एम्बिशन होता है, पांचवी में कुछ और होता है, छठी में लगता है कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, सातवीं में लगता है कि मैं नेवी ज्वाइन कर लूँ। लेकिन एक चीज़ जो बरकरार रही थ्रू आउट माई स्कूलिंग एंड कॉलेज करियर, वो था एक्टिंग। ऐसा नहीं कि मैं एक्टर बनने की मेरे में ख्वाहिश थी, एक्टिंग करने की बहुत ख्वाहिश थी। कोई भी मंच हो या घर में कोई शादी हो या कहीं कुछ लोग जमा हो तो मैं खुद ही पहुंच जाता था। ये सुनो जी ये कुछ नया मैं देख रहा हूँ जी, हनुमान जी ऐसे उड़ते हैं जी, ये रामायण चल रही है उसमें ऐसा एक सीन है, मैं करके दिखाता हूँ, तो रामलीला में ऐसा होता है। तो ये वो एक अजीब सा साथ साथ चलता रहा। जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं तक पहुंचा तो मुझे लगा कि एक पैशन जो है मुझे छोड़ नहीं रहा है। बाकी मैंने कई चीज़ें ट्राई की, उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ये पैशन है मेरे अंदर, तो इसको मैं क्यों ना थोड़ा सा और संवारूं और निखारने की कोशिश करूं। तो उसको लेके आगे बढ़ा बस। घर में सबका आपको सहयोग मिला कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं? देखिए जी, मेरे जो पिताजी हैं वो इंडियन एयरलाइंस के इंजीनियरिंग मैनेजर थे और बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे अपने ज़माने में। तो उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम इंजीनियर बनो। अच्छा, नहीं कहा? नहीं कहा। लेकिन एक बार मुझे उनका ऐसे मेरे मन में आया कि मैं उनका मन रखने के लिए एक
कोल माइनिंग इंजीनियरिंग में अप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे एडमिशन मिल गई उस कॉलेज में तो मैं कोल माइनिंग इंजीनियर बन जाऊंगा। ऐसा मैंने मनी मन सोचा। तो IIT दिल्ली में उसका एंट्रेंस एग्जाम था। तो मैं वहाँ गया, थोड़ी बहुत तैयारी की मैंने, मैंने तैयारी नहीं की, थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ फादर ने भी मेरे पढ़ाया क्योंकि डैडी इंजीनियर थे, तो कुछ पढ़ाया उन्होंने। जब मैं वहाँ एग्जाम देने गया तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि उसमें 13 सवाल थे, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर था, 13 सवाल थे, हर सवाल का ABC पार्ट था। 9 बजे वो क्वेश्चन पेपर शुरू हुआ। जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे 7वें प्रश्न का खाली A आता है और कुछ नहीं आता है। मैंने 13 में से, हाँ जी, मैंने 7वें प्रश्न का A अटेम्प्ट किया। 9 बजे पेपर शुरू हुआ था, 9:05 पे मैंने उसको एग्जामिनर को पेपर दे दिया। मैंने कहा साहब मेरा पेपर हो गया, मैं चलता हूँ। बोला इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ जी, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, ये मेरी गली नहीं है, मुझे किसी और गली में जाना है। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसा कोशिश नहीं कि मैं इंजीनियर बनूं या कुछ और बनूं। तो आपके पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव। मुझे बहुत खुशी इस बात की, और किसी को बोलता हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि मेरे जो नाना जी थे वो शिमला में एक्टर हुआ करते थे, थिएटर एक्टर। अच्छा। और वो मदनपुरी साहब के जो बड़े भाई थे, चमनपुरी और इवन प्राण साहब उस जमाने में शिमला में थे, उनके साथ वो कई नाटक उन्होंने अपनी जवानी में किए थे। अच्छा। तो शायद कहीं ना कहीं वो आपने इनहेरिट की, वही खून कुछ रगों में दौड़ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने का फैसला आपका था? जी, फिल्म इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, पूना में जो है FTI। तो वो मैंने जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और बस फिर वो ज्वाइन कर लिया। तो आगे की यात्रा के बारे में हम बात करते हैं, पहले एक गाना और आपकी पसंद का सुनते हैं। जी, मेरी एक बड़ी पसंदीदा कव्वाली है, और मैं कहूँगा कि वो हिंदी से जो फिल्मी म्यूजिक है उसकी कव्वालियों की सरताज है, तो गलत नहीं होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क है। बिल्कुल, बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली है। क्या कव्वाली है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। चलिए सुनते हैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। जासूद की हालत को, जासूद की हालत को जासूद ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। शहर तक सबका है अंजाम, जलकर खाक हो जाना। शहर तक सबका है अंजाम, जलकर खाक हो जाना। बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। मज़हबे इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हाँ, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, इश्क
इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क ना पूछे ओए इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क न पूछे जाता। इश्क ते हथों गर्म लहो विच डुबिया लख कराता देवे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन खटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं जो चली जल जमुना फरन को देखो तो फिर मैं जो चली जल जमुना फरन, नंद को छोड़ मोहे रोकी ठाड़ो तो क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मद निधर धनि पमा मादे निधर निधर नित निधर धनि तनि धनि दपा दप मम प पता। लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, निकली राधा सज के। जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के। बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला। दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला और फिर अर्ज करी के। लाज राखो राखो राखो, लाज राखो देखो देखो, लाज राखो राखो। हे लाज राखो राखो, हे लाज राखो राखो। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है। इश्क मूसा इश्क को है तूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क, हाँ इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 इश्क। अच्छा राकेश बेदी साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि जब आप क्या होता है, फिल्म इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग आते हैं और सब मन में बहुत बड़ा सपना लेकर आते हैं, पर बगैर संघर्ष के कुछ भी मिल पाना इस फिल्मी दुनिया में मुश्किल होता है, ऐसा कहा जाता है। आपको इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद फौरन मौका मिला। अच्छा जी, कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, कि थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है और हो ही जाता है। क्योंकि क्या है कि आजकल जो संघर्ष है वो बड़ा सीमित हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि आज बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं। टेलीविज़न ने आके बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं लोगों के लिए।
रियलिटी शोज भी हैं। अगर आप कुछ नहीं करते, आप में एक टैलेंट है, तो भी आपको एक मौका है कुछ अपना दिखाने का। अगर आप कलाबाजी मारने में एक्सपर्ट हैं तो भी आप स्टार बन सकते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में खाली फिल्में ही थी और फिल्मों के ज़रिए ही अपना टैलेंट आपको सामने लाना था। तो संघर्ष तो करना ही पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब मैं निकला तो जीपी सिप्पी साहब की शोले जो थी वो एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। तो अपनी नई फिल्म के लिए एक नई स्टार कास्ट ढूंढ रहे थे वो, जिसका नाम था एहसास। जी हाँ। तो उसके डायरेक्टर इत्तफाकन फिल्म इंस्टीट्यूट के ही थे, सुरेंद्र सूरी उनका नाम था। तो जीपी सिप्पी साहब ने मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में ही मेरी कलाकारी को देखा और सराहा, और वहीं से उन्होंने मुझे उस फिल्म के लिए चुन लिया। फिर चश्मे बद्दूर की बारी कैसे आई, और उसमें जो आपका कैरेक्टर था उसके लिए आपने क्या तैयारी की? क्योंकि वो तो नया नया दौर था, मतलब आप फिल्म में तो बहुत ही उत्साह रहता है मन में कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं कि जो, तो डायरेक्टर के कहने के अलावा भी आपने कुछ अपना जोड़ा उसमें? डायरेक्टर उसकी सही परांच पे थी जी। और जब मुझे वो फिल्म मिली और उसकी स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मैंने पढ़ी, तो उसमें दो चीज़ें थी जो हटके थी। बाकी कलाकारी तो खैर अपनी जगह है ही। एक तो ये कि मुझे उसमें योगा बहुत करना था। अगर आप कोई फिल्म याद हो तो उसमें कई सीन ऐसे हैं जहाँ मैं सर के बल उल्टा खड़ा हूँ, शीर्ष आसन में खड़ा हूँ। तो क्योंकि मैं योगा करता था तो मैंने उस पर बहुत प्रैक्टिस की और उसको मैंने मास्टर कर लिया। मैं शीर्ष आसन पे 5-10 मिनट तक खड़ा हो सकता था। बहुत मुश्किल काम है जी। तो वो मैंने कर लिया। दूसरी क्या थी कि वो जो मेरा जो कैरेक्टर था वो हल्का सा शायर था। जी जी। तो उल्टे सीधे शेर वो बोलता रहता है जिनमें हल्का सा मतलब भी होता है, और वो मीनिंग उस पॉइंट के ऊपर जहाँ वो शेर बोलता है वो कहीं ना कहीं उसको उसके दिल को लगी हुई बात होती है या किसी के दिल को लगानी होती है उसने वो बात। तो मैंने वो सारे के सारे शेर स्क्रिप्ट को पढ़कर लिखे, खुद ही लिखे, और उसमें वो इनकॉर्पोरेट किए। और बाकी जो परफॉर्मेंस था, उसका जो ग्राफ था, उस पर मैंने काफ़ी काम किया। तो इसलिए शायद वो सब लोगों ने मेहनत की, क्योंकि उस समय सब नए नए थे, और उस समय वो जो फिल्म थी वो क्या कहना चाहिए, एक नया अंदाज लेकर आई थी जिसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया। जी, आज भी वो मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे देश विदेश में, और जो पसंद करते हैं सिनेमा को, उनका ये एक तरह से कलेक्टर्स आइटम है कि अगर आपके पास 20-25 ऐसी हिंदी फिल्में हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनमें से एक शोले है या एक मदर इंडिया है या मुगल आजम है, तो उसमें लोग चश्मे बद्दूर को भी रखते हैं और उसको बार बार देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। जी, तो चलिए आपकी पसंद का एक गाना और सुन लेते हैं। जी ज़रूर। जब आदमी को नई नई मोहब्बत होती है उसका दिल टूटता है, तो फिर मुकेश जी का ये गाना याद आता है, जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।
आती हुई बहार ने जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आप चश्मे बदूर में अपने कैरेक्टर के बारे में कह रहे थे कि शायरी भी आप करते थे और लोगों को याद भी है, तो आपके अंदर जो शायर छुपा हुआ है और चीज़ों को गहराई से महसूस करने की जो आपकी क्षमता है और बहुत ऑब्जर्वेशन आपका, भावों से भरा हुआ दिल है, तो आपकी शायरी अब कहाँ तक पहुँची है और उसका कुछ नमूना हमारे श्रोताओं के सामने भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस क्षेत्र में आगे आप कुछ सक्रिय हैं, कुछ लिखते रहते हैं? मैं शायरी भी करता हूँ और मैं राइटिंग भी करता हूँ, और कुछ कहानियाँ मैंने लिखी हैं और कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी है। और शायरी में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो नहीं पाता हूँ क्योंकि इतना वक्त मुझे मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक संग्रह मेरा मैंने अपने पब्लिश तो नहीं कराया, लेकिन एक डायरी है मेरी जो मैंने जोड़ के रखी है। तो अभी पब्लिश करा सकते हैं? कोशिश कर रहा हूँ अगर किसी को पसंद आ जाए तो। और एक छोटी सी चीज़ मैं पेश करता हूँ, आपने कहा तो ये मेरी फिलॉसफी भी है और आपको अच्छा लगेगा शायद। जिंदगी के प्रति आपका नजरिया? जी, कि इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, थोड़ा सा कहीं फिसल। जी, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, वाह, एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक हल्का फुल्का जो आपका अंदाज है जो वो इसमें भी दिख रहा है। जी, जी, जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए जी, मैं एक चीज को मानता हूँ कि अगर आपको कॉमेडी करनी है जी, आप कहीं एक्टिंग करने गए हैं और आज आपको कॉमेडी करनी है, आपके दिल पे कितना भी बोझ हो, कितना भी बड़ा बोझ हो, अगर वो बोझ लेकर आप वो सीन करेंगे तो वो सीन नहीं हो पाएगा, वो ह्यूमर उसमें ट्रांसलेट नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके जो दिल है वो एक साफ स्लेट की तरह एकदम साफ होना चाहिए, तब ह्यूमर क्रिएट हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता। वैसे भी कहते हैं कि लोगों को हंसाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, खुद को रोना आ जाता है। तो आपने इसको कैसे संभव कर दिखाया, इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? जीवन के प्रति आपकी थ्योरी क्या है, आपका जीवन दर्शन क्या है कि ये ह्यूमर जिंदगी में भी बना रहे और लोगों के सामने भी आप उसी रूप में आए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि रोने के बहाने हजार हैं, हंसने का सिर्फ एक है। रोने के तो आप रो लीजिए कि आज साहब बाजार बहुत
चढ़ गया, मेरे शेयर जो है वो कल इतने के थे आज इतने के हो गए, अब रोइए इस बात पे, है ना। या आज फलां मुझे कहीं पहुंचना था तो मेरा काम नहीं बना, वो आदमी आया ही नहीं, आप रोइए इस बात पे। तो रोने के तो हज़ारों बहाने हैं। या मेरी जेब कट गई आज, मेरा क्या होगा, तो इस बात पे रोइए आप। या मेरी शर्ट पे कहीं जाना था और स्याही जो है मेरे पेन की लीक हो गई, आगे से शर्ट मेरी नीली हो गई, तो आप रोइए इस बात पे, शर्ट ख़राब हो गई। लेकिन हंसने का बहाना एक ही है कि मुझे खुश रहना है। और दूसरा ये है कि मैं एक और चीज़ को मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ, ये कि अगर आदमी पे तीर छोड़े जाएँ, तो अगर वो तीर सामने से आ रहे हैं तो आदमी या तो लेफ़्ट हो जाए या राइट को अपना सर बेंड कर ले या लेफ्ट को बेंड कर ले, ताकि तीर जो है वो साइड से निकल जाए। ऐसा मैं एक इस तरह से फिजिकली इस बात को देखता हूँ कि मुसीबत आई है, इसमें तो मैं कैसे जल्दी से निकलूं। मतलब मुसीबत को ओढ़ के नहीं बैठे। मैं उसको ओढ़ के नहीं बैठता, मैं सोचता हूँ कि यार इसको मैं कितने दिन में या कितने घंटे में अपने सिस्टम से निकाल सकता हूँ। ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, इस चीज़ में कितनी ताकत है कि मुझे ये 2 दिन परेशान करेगी, 4 दिन परेशान करेगी, मतलब या जिंदगी भर मुझे परेशान करेगी। तो मतलब ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि मुझे ज़िंदगी भर परेशान करेगी, ये तो गलत बात है। तो इस चीज़ को मैं कैसे हल्का करूं कि ये मुझे फटाफट मेरे सिस्टम में से निकल जाए, मुझे परेशान करना बंद कर दे। तो इस फिलॉसफी के साथ मैं जीता हूँ। और घर में भी मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, अपने वाइफ को बोलता हूँ कि तुमने मुझसे आज झगड़ा किया है ना, कितना भी झगड़ा करो आज, जैसे बीवी का होता है झगड़ा, मियाँ के साथ होता है, मियाँ बीवी चलता रहता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आज जो झगड़ा किया है ना, हम इस बात पे कल नहीं लड़ेंगे, कल नई बात पे लड़ेंगे, तो हम इस बात पे नहीं कि तो कल तुमने ये किया था, वो उसको आज भूल जाओ, कि कल एक नई बात सामने आएगी लड़ने के लिए, उस पर लड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कल नई बात नहीं आएगी लड़ने के लिए, कल फिर मैं कहीं अपना टॉवल नहीं डालूंगा सूखने के लिए, या फिर मैं कोई चीज़ तोड़ दूंगा घर में। बहुत ये हल्का फुल्का जो नजरिया है ये जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाए रखता है। आपको देख के तो लग रहा है, मुझे लग रहा है यही आपकी अच्छी पर्सनालिटी का भी राज है। मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि जितना मर्जी लड़ो, मेरी 2 बेटियां हैं, लड़ती हैं आपस में, बहुत लड़ती हैं, बहुत झगड़ा करती है। अच्छा। मैं बोलता हूँ लड़ो, लड़ना बहुत हेल्दी है, लेकिन इस बात के लिए कल मत लड़ना कि कल तुमने ये किया था। हाँ, मतलब झगड़े को पाल के नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर किसी बात पे विवाद होता है तो उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए और विवाद करते रहना चाहिए। चलिए, विवाद की बात चली है तो एक गाना और सुने बिना किसी विवाद बिना किसी विवाद पे। इस गाने में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि ये गाना बड़ा एंटरटेनिंग है और शम्मी साहब और रफ़ी साहब का एक बहुत ही बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। बार बार देखो, हज़ार बार देखो। क्या बात है। चलिए ये गाना सुनते हैं। बार बार देखो, हज़ार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। ओ बार बार देखो, हज़ार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, हज़ार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो, टाले हो, टाले
डाले हो। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा, टाले हो टाले हो डाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो। मैं ये जानना चाहती थी कि जब आपका हमेशा अभिनय से लगाव रहा शुरू से, तो आपको पुरानी किसी फिल्म ने या फिल्म अभिनेता ने या किसी खास कैरेक्टर ने कोई खास असर डाला, या आपके मन में भी ऐसी भावना हुई कि अच्छा वो बहुत अच्छा था, ऐसा मैं भी करके दिखाऊंगा? बहुत सारी फिल्में हैं जो मेरी पसंदीदा हैं। एक तो मैं दिलीप साहब को बहुत मानता हूँ, संजीव कुमार साहब के साथ मैंने शुरुआत की थी, उनको मैं बहुत मानता हूँ। और पड़ोसन में जो किशोर दा ने जो किरदार किया था उसको मैं अपने दिल के बहुत करीब मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा किरदार किसी जगह करने को मिल जाए तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। अभी तक नहीं मिला? नहीं, कई दफ़ा मिलता भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। किसी सीरियल में या किसी एक एपिसोड में किया भी है, ऐसा नहीं कि, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज़ें बहुत मुझे इम्प्रेस करती हैं। और बाकी दिलीप साहब की जो कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, मुगल आज़म कह लीजिए या गंगा जमुना, या तो वो चीज़ें आज भी बहुत इम्प्रेस करती हैं। उस ज़माने में आप उसकी नकल करने की कोशिश करते थे? नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया। अच्छा। इत्तेफाक की बात है, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की मैं किसी किरदार की नकल करूं। मैंने उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर पाई है, यू नो। मतलब उनकी जो खूबियां थी उन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया। मुझे बिल्कुल मुझे इम्प्रेस किया। इसलिए अगर मैं नकल करता तो शायद मैं आज मिमिक्री एक्टर होता जी। यू नो, मिमिक्री से नहीं होती है, मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपनी एक छाप क्रिएट करूँ। हाँ, और मिमिक्री बहुत दिन तक चलती भी नहीं। चलती नहीं है क्योंकि वो फेड आउट हो जाती है। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे मिमिक्री एक्टर आते हैं लेकिन वो बहुत सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वो छाप नहीं छोड़ पाते। सभी कलाओं में ऐसा होता है कि अगर आप किसी की कॉपी करते हैं तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। हालांकि उस समय उसका एंटरटेनमेंट होता है, आपको मजा आता है देखकर, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो बात जो फेड आउट हो जाती है। तो आप ये जो हल्के फुल्के चरित्र करते हैं तो उसमें आप पूरी छूट लेते हैं, चाहे वो अभी मैं टीवी सीरियल की बात पे आने वाली हूँ, श्रीमान श्रीमती, उसमें आपका जो किरदार है वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। और मतलब उस सीरियल को कितनी बार रिपीट भी किया जाता है, जगह काफी पुराना है।
पर उसको देखने में उतना ही आनंद आता है जैसे हमने पहले देखा हुआ है, हमें मालूम है तो भी। तो उसके पीछे क्या राज है? मतलब आपने उसको इम्प्रोवाइज किया या डायरेक्टर ने किया या आपने कुछ खास अपना डाला उसमें? ऐसा है जी निमि जी कि कॉमेडी में कोई भी कॉमेडियन अगर ये सोच के चले कि साहब मैं तो जो डायरेक्टर कहेगा मैं वही करूँगा, अपने आप से कुछ नहीं डालूंगा, तो वो बहुत जल्दी वो कॉमेडियन लुप्त हो जाएगा। वही जानना चाहती उसकी कला भी लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी राइटर लिखता है तो वो अपने बंद दायरे में लिखता है, बंद कमरे में टेबल कुर्सी पे लिखता है। लेकिन जब वही चीज़ परफॉर्म करने के लिए आती है तो सिचुएशन, हालात बदल जाते हैं। उसने लिखा कि यार यह एक गिलास पानी का पी रहा है, अब वो गिलास पी के वो तोड़ देता है। अब मालूम पड़ा जब हम शूटिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो स्टील का गिलास है, शीशे का है ही नहीं। तो स्टील के गिलास को कैसे तोड़ना है, इसमें कॉमेडी क्रिएट हो सकती है। तो कॉमेडियन को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि ये किस तरह से मैं कुछ ऐसी बात करूं। लेकिन मैं एक बात को बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कोई भी कॉमेडियन या कोई भी एक्टर स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं होता है। जो उसका दायरा है उसके अंदर ही रहकर आपको करना पड़ेगा, उसके बाहर नहीं आप जा सकते। आप जैसे ही बाहर जाएंगे आप आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे और आप अलग दिखाई देंगे, जो गलत है। जी हाँ, मेरे हिसाब से। अब आपने बात की श्रीमान श्रीमती की, तो उसमें जो मेरा किरदार था वो एक हैंडपैक्ड हस्बैंड का था। जी हाँ। और जो जिसकी पतली सी आवाज थी, कोई जी मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, तो अपनी पड़ोसन पे मरता है। और अपनी बीवी उसकी बहुत हसीन है, खूबसूरत है, लेकिन फिर भी पड़ोसी की जो बीवी है ज्यादा अच्छी लगती है, जो एक नॉर्मल एक आदमी की फितरत है। मेरी भी ऐसी फितरत है। अच्छा। तो पड़ोसन पे मरता है और उससे मोहब्बत करता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अब मेरी बीवी जो है वो हीरोइन है, बहुत बड़ी हीरोइन है, और मैं उसका हस्बैंड हूँ, हैंडपैक्ड हस्बैंड हूँ। और उन्हीं दिनों में जब ये सीरियल शुरू हो रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई। अच्छा। और मैं उसकी शादी में गया। जब मैं उसकी शादी में गया और मैं स्टेज पे उसको मुबारकबाद देने गया, तो उसने जब मुझसे बात की, मैंने कहा अरे ये तो मैं हूँ, उस सीरियल का मैं हूँ, ये श्रीमान श्रीमती का मैं हूँ। तो उस शादी से मुझे निकलना था कोई 5-7 मिनट में। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं इसमें से नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ पर 1-2 घंटे रुकने वाला हूँ और इस आदमी को मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसी को श्रीमान श्रीमती में खड़ा करने वाला हूँ। और आप यकीन मानिए उसका हाथ, जैसे वो हाथ करता है। अच्छा। और उसकी हाथ टेढ़ा करके रखता है वो अपना, और उसकी जो आवाज़, उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड, मैनरिज्म, वो 2-3 घंटे में मैंने उसको स्टडी किया। उसके बाद भी उसको जाके मिलता रहा। और उसको नहीं पता ये बात, वो नहीं जानता, शायद देख के उसको ऐसा लगा हो कि मैंने उसको, लेकिन कभी ऐसा उसने कहा नहीं मुझसे, या उस हीरोइन ने नहीं कहा, या उस आदमी ने नहीं कहा। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मैंने एक जीते जाते आदमी को इम्पर्सनेट किया। मैंने उसकी मिमिक्री नहीं की, लेकिन उसको मैंने कैप्चर करके, मतलब जिया आपने उसको मैंने जिया। जी हाँ। तो मतलब आप हमेशा जहाँ भी कहीं जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, तो उनके ये जो खास अंदाज है उनको आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि ये एक्टर की खुराक है ये जी। और अगर एक्टर अलर्ट नहीं होगा, ऑब्जर्वेंट नहीं होगा, तो जिंदगी उसके सामने से निकल दी जाएगी। तो क्या उसमें से देखेगा, क्या चुनेगा और फिर क्या पोर्ट्रे करेगा। तो आफ्टर ऑल जितने भी किरदार हैं तो लाइफ सही ना, जिंदगी सही है, तो उन्हीं को, हालांकि कॉमेडी में उसमें हम एक एक्स्ट्रा शेड डालते हैं जी। क्योंकि कॉमेडी विदाउट अ शेड ऑफ मैडनेस नहीं हो सकती है। तभी तो आकर्षक बनती है। एक हल्का सा उसमें एक ऑडिटी जिसको बोलते हैं जी। एक सिंपल लाइन पे चलेंगे तो कॉमेडी नहीं होगी, जरा सा उसे हटेंगे तो कॉमेडी होगी। आपको कोई अपना कोई खास कैरेक्टर का कोई डायलॉग या कुछ ऐसा जो अभी श्रोताओं को हंसा सके, याद आ रहा है? मैंने अभी तो आपसे कहा वो श्रीमान श्रीमती की आपने जिक्र किया, तो मैं फिर सुना देता हूँ। कोई जी आपसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं सारा दिन आके आपके दरवाजे के सामने खड़ा रहता हूँ, लेकिन अब दरवाजा खोलती भी नहीं है। क्या बात। श्रीमान श्रीमती के डायलॉग से हमारे श्रोता बहुत खुश हो गए होंगे और आनंद तो देख के लेते ही थे, पर फिर से याद बिल्कुल ताजा हो गए जी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना और सुन लें। जी बिल्कुल। एक फिल्म थी मेरी एक दूजे के लिए, तो उसका गाना बड़ा अच्छा है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ओहो, அப்படியா? आहाहाहा, जैसे सब समझ गया। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ज़माना, चाहे कुछ कर ले ज़माना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ஏய், நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. रुम्बा? ये रुम्बा रुम्बा क्या है? பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற. क्या? तुम तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। अच्छा, इस फिल्म का ये हम गाना सुन रहे थे, तो इसमें जो आपका रोल था उसके बारे में कुछ बताएं। उसमें एक बड़ा प्यारा सा रोल था और हल्का सा इसमें विलन भी बन जाता है। ये चक्रम नाम का कैरेक्टर है और लखनऊ से आया है। अपना बड़े अदब से बात करता है, आप कह के बात करता है और थोड़ी सी उर्दू भी झाड़ता रहता है उल्टी सीधी।
और हीरोइन जो है रति अग्निहोत्री उस पे मरता है, उसकी कुछ मौसी का चचेरा भाई ऐसा कुछ है, और बस प्यार में पागल हो जाता है उसके और दीवारों पे अपना नाम लिखता है। तो ये कैरेक्टर था इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो अनिल कपूर जो हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, तो वो आए मेरे घर पे, बोले यार मैं वहाँ जा रहा हूँ एलवी प्रसाद जी को मिलने, एक नई फिल्म शुरू हो रही है, तुम भी चलो। तो मैंने कहा तुम तो हीरो के लिए जा रहे हो, तो मुझे भी लेके जा रहे हो? बोला चलो ना ऐसे ही मिल लेंगे। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे एलवी प्रसाद जी ने देखा और कहा कि यार तुम तो मेरे चक्रम हो यार। तो मतलब आपको ख्वाब भी नहीं था? नहीं, मैं तो ऐसे ही चला गया था। हाँ। अच्छा, हम आपके एक सीरियल की बात करेंगे, शायद ये जो है जिंदगी जी, उसमें आपका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही उम्दा था, और मुझे लगता है कि वो काफी पुरानी बात है, दूरदर्शन पे आता था वो। जी बिल्कुल, पुरानी इसलिए है क्योंकि वो शायद बिगिनिंग थी टेलीविजन की, जो हमारा आज का जो टेलीविजन का स्वरूप है उसकी वो बिगिनिंग थी। 80 के दशक की बात है। हाँ, उसका पहला सिटकॉम था वो, जो कि इतना कामयाब हुआ। मतलब उसको देखने के लिए लोग इंतजार करते थे उस दिन का। जी, वो वाकई एक लैंडमार्क है और आज भी लोगों का, जैसे मैंने कहा, एक कलेक्टर्स आइटम है वो। अब तो खैर उसके डीवीडी भी आ गए हैं जी, और कई लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है, और मुझे कई लोग अक्सर ऐसे मिलते रहते हैं जो एज अ स्ट्रेस बस्टर उसको मानते हैं, और जब भी कुछ टेंशन में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो रात को एक आधा एपिसोड देख लेते हैं तो उनको नींद अच्छी आती है। अच्छा, अभी तक आपने इतनी फिल्में करी हैं और इतना टेलीविजन में काम किया है, तो कुछ मन में ख्वाहिश तो होगी कि जो मन में एक रह गया है कि ये मुझे करना है, ऐसा कोई कैरेक्टर है, खास रोल है? निमित, ऐसा है कि ये सवाल अक्सर लोग पूछा करते हैं, हाँ, है ना, और इसका एक्टर जवाब भी देते होंगे, लेकिन मैं बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जिसकी मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कैसा ये मुझे लगता है कि आपका जो नजरिया है जीवन के लिए वो अपने आप में अनोखा है और वही आपको जमा बनाए रखे हुए। उसकी वजह ये है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा काम वो है जो मैं इस समय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं किसी आने वाले काम के लिए इस काम को खराब कर दूं कि यार ये तो मैं ठीक ऐसे ही कर देता हूँ, वो मैं उसमें कमाल कर दूंगा, तो फिर वो तो कभी नहीं आएगा। मैं इस बात को बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कैरेक्टर वही अच्छा है कि आप उस समय जो निभा रहे हैं। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो ये जो हमारी मुलाकात चल रही है, ये मुलाकात मैं खराब कर दूं ताकि अगली मुलाकात में मैं कमाल कर दूंगा, है ना, ये वही बात है। हाँ, ये तो अभी ये मुलाकात भी उतनी यादगार रहनी चाहिए जितनी की अगली हो, या अगली इससे बेटर होनी चाहिए। ये जो नजरिया है, यही मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम को इतना अच्छा बना के रखता है कि सब लोगों का दिल बहलता है, खुश रहता है। अपना अपना तरीका होता है जीने का। मैं हमेशा ये मान के जीता हूँ कि जो जिस समय हो रहा है, दिस प्रेजेंट मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट। 100% देते हैं, कोशिश ये करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई फिल्म ऐसी है जो बहुत यादगार है, या इसमें कोई खास घटना हुई हो, जिंदगी से जुड़ी कोई बात हो जिसने आपको बहुत ही प्रभावित किया हो? जी, एक फिल्म थी मेरी बुलंदी, जिसमें राजकुमार साहब थे, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी माँ गुजर गई। तो शूटिंग चल रही थी और मुझे फ़ोन आया कि माय मदर इज़ नो मोर इन दिल्ली। तो मैं वहाँ दिल्ली चला गया। अब मैंने आज उनका सब वो किया, अंतिम संस्कार किया। तो जब अगले दिन सुबह सुबह देखा तो बुलंदी का जो प्रोड्यूसर है वो मेरे घर पे बैठा हुआ है। तो मुझे एक सडनली मुझे अच्छा लगा कि यार अफसोस करने इतनी दूर से आया है, लेकिन फिर मेरे एक तीसरी आंख ने मुझसे कहा कि ये कुछ, इसके पीछे कुछ और भी है। ये इतनी दूर अफसोस करने के लिए नहीं आ सकता है, कि ये फ़ोन पे भी कह सकता था कि मुझे बड़ा दुख हुआ, आपकी माँ गुजर गई, तो कुछ मतलब होगा इसका। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा भाई आप यहाँ कैसे? तो उसने कहा साहब देखिए ऐसा है कि आप एक रात के लिए बॉम्बे आ जाइए। मैंने कहा लेकिन मेरी माँ गुजर गई हैं और आज मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है, और परसों उनका जो हम लोग उठाला बोलते हैं, जो चौथा बोलते हैं, वो है। तो बोले इसके बीच में अगर आप आ जाएं एक रात के लिए, क्योंकि अगर मेरी फिल्म रुक गई तो मैं मर जाऊंगा, मैं लाखों का नुकसान मेरा हो जाएगा, और उसके बाद राजकुमार साहब का कॉम्बिनेशन है और डेट नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। और ये मैंने अपने फादर को देखा तो मेरे फादर मुझसे बड़े कर्मयोगी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तुम जाओ, ज़रूर जाओ, इस आदमी का नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, ये भी मर जाएगा, तो इसको बचाओ, ज़रूर जाओ। तो मैं आ गया। तो
जैसे ही हम लोग फिर जब मैं पहुंचा यहाँ तो रात को शाम को पहुंचा तो सब रेडी थे, मतलब सेट वेट एकदम रेडी था, लाइटिंग रेडी थी, मेरा ही वेट हो रहा था और राजकुमार साहब भी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो ये होते हैं भाई आ गया एक्टर, चलो शुरू करो स्टार्ट साउंड, ये कैमरा एक्शन। तो राजकुमार साहब ने कहा कट इट, लाइट्स ऑफ करवाई और मुझे बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रखा। हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, तो मुझे एक लंबी वॉक पे ले गए। वो बोला कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ, मुझे बहुत दुख है और उससे भी ज़्यादा दुख है कि तुम वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हो। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं। मैंने इनसे कहा था कि जब मैं वापस आ जाऊँगा तो कर लेंगे, लेकिन इनके कुछ फाइनेंशियल ऐसे अरेंजमेंट हैं कि नहीं, ये आज की रात ये शूटिंग करनी ही करनी। लेकिन इससे पहले एक बात कहूँ कि जिस मकाम पे तुम खड़े हो उस मकाम पे मैं खड़ा था जब मैं नया नया आया था। मेरा भाई गुजर गया था और मुझे ऐसे ही अपने भाई की डेड बॉडी छोड़कर शूटिंग करने के लिए आना पड़ा था। तो उन्होंने आपके दर्द को समझा। हाँ, इस बात को समझा, इस बात को एक ह्यूमन एंगल दिया और समझा। और फिर मेरे मन में जो भी जरा भी मलाल था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ वो निकल गया और मैंने वो अपने अगेन जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना 100% दिया उस रात की शूटिंग को। क्या बात है। हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे होंगे कि जो कलाकार उनके लिए इतने मनोरंजन का साधन बने हैं और इतना उनके लिए काम करते हैं, उनको जिंदगी में कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हम प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। मौका मिला तो आपको आगे कभी जरूर बुलाएंगे और बहुत सारी और भी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच निम्मी जी, मुझे और अच्छा आप लगा। अपने इतने बिजी शेड्यूल में से विविध भारती के श्रोताओं के लिए वक्त निकाल कर आए, लंबी बातचीत की और बहुत उम्दा बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी और आपके सुनने वालों का भी। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता राकेश बेदी से निम्मी मिश्रा की बातचीत। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। आज के मेहमान।